हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 501 और क्वेश्चन है हमारा DFEC स्टैंड्स फॉर। हमें बताना है DFEC का फुल फॉर्म। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा ड्यूटी फ्रीडम एक्सपोर्ट क्रेडिट, दूसरा ऑप्शन ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट क्रेडिट, तीसरा ऑप्शन डायरेक्ट फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल और चौथा ऑप्शन ड्यूटी फ्री एक्सचेंज क्रेडिट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट क्रेडिट। DFEC स्टैंड्स फॉर ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट क्रेडिट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 502 है और क्वेश्चन है हमारा FIEO स्टैंड्स फॉर। यहां पे हमें FIEO का फुल फॉर्म बताना है। हमारे 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है हमारा फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा ऑप्शन है हमारा फेडरेशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा ऑप्शन है हमारा फॉरेन इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन और चौथा ऑप्शन है हमारा फाइनेंशियल इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है FIEO स्टैंड्स फॉर फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। FIEO का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 503 है और क्वेश्चन है हमारा रुपी वॉज डीवैल्यूड इन। रुपीस इनमें से किस डेट को, किस साल को डीवैल्यू किया गया था। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है जुलाई 1990, दूसरा ऑप्शन है जुलाई 1992, तीसरा ऑप्शन है जुलाई 1991 और चौथा ऑप्शन है जुलाई 1994। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, जुलाई 1991। देखिए इंडिया के अंदर जब ऑफिशियली अपनी जो इंडियन रुपीस है ना, उसको जब उसकी वैल्यू को कम किया जाता है ऑफिशियली, तो उसे कहते हैं डिवैल्यूएशन। इंडिया में ऑफिशियली 3 बार डिवैल्यूएशन हुआ है। पहली बार 1966 में हुआ था, दूसरी बार 1991 में हुआ था और तीसरी बार 2013 में हुआ था, मनमोहन जी ने किया था। तो ये जो जुलाई 1991 में डिवैल्यूएशन हुआ था इंडियन रुपीस का, ये अप्रोक्सीमेटली 19% हमारी करेंसी को डिवैल्यू कर दिया गया था। ठीक है, तो रुपी वॉज डिवैल्यूड इन जुलाई 1991 इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 504 और क्वेश्चन है हमारा एट प्रेजेंट देयर आर ओनली डैश इंडस्ट्रीज फॉर विच लाइसेंसिंग इज कंपल्सरी। प्रेजेंट में सिर्फ कितनी, मतलब कितनी इंडस्ट्रीज हैं जिनके लिए लाइसेंस लेना बहुत ही कंपल्सरी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है 6 इंडस्ट्रीज, दूसरा ऑप्शन है 10 इंडस्ट्रीज, तीसरा ऑप्शन है 18 इंडस्ट्रीज और चौथा ऑप्शन है 9 इंडस्ट्रीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है एट प्रेजेंट देयर आर ओनली 6 इंडस्ट्रीज फॉर विच लाइसेंसिंग इज कंपल्सरी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 505 और क्वेश्चन है हमारा एट प्रेजेंट डैश इंडस्ट्रीज आर रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर। प्रेजेंट में 2020 चल रहा है, कितनी इंडस्ट्रीज रिजर्व रखी गई हैं पब्लिक सेक्टर के लिए। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 7 और चौथा ऑप्शन है 8। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 3 इंडस्ट्रीज। At present, 3 industries are reserved for public sector as on April 2020। एकदम लेटेस्ट डेटा हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, 3 इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिजर्व करके रखी है पब्लिक सेक्टर के लिए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 506 क्वेश्चन है हमारा इफ एनी कंट्री नीड्स फंड्स फॉर लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट ऑफ द नेशन देन द कंट्री शुड अप्रोच। अगर किसी देश को लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए फंड्स चाहिए, मतलब ढेर सारे फंड्स चाहिए और लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए चाहिए और ढेर सारे फंड्स चाहिए, ज्यादा डेवलपमेंट के लिए चाहिए, तो वो जो कंट्री होगा, वो जो नेशन होगा ना, वो इन चारों ऑर्गेनाइजेशंस में से किसको अप्रोच करेगा, कहां से उसको पैसा मिलेगा। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, दूसरा ऑप्शन है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा ऑप्शन है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और चौथा ऑप्शन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक में एक तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए लोन मिलता है और दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखना है वो है डेवलपमेंट के लिए लोन मिलता है
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। अगर हम बात करें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में शॉर्ट टर्म के लिए आपको क्रेडिट मिलता है, जो लोन मिलता है वो शॉर्ट टर्म के लिए मिलता है, और वो आपका इंटरनेशनल जो ट्रेड आपने किया ना, बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसको बैलेंस करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, डेवलपमेंट की बात करेंगे और लॉन्ग टर्म की बात करेंगे, वर्ल्ड बैंक हो गया। और आपका ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस करने की अगर बात हुई और शॉर्ट टर्म क्रेडिट की बात हुई, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड देगा। आई बिलीव कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 507, और क्वेश्चन है हमारा 100% एफडीआई इज अलाउड इन। इंडिया के अंदर 100% एफडीआई किस में अलाउ कर दिया गया है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है इंश्योरेंस सेक्टर, दूसरा ऑप्शन है बैंकिंग सेक्टर, तीसरा ऑप्शन है होटल्स एंड टूरिज्म, और चौथा ऑप्शन है डिफेंस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 100% एफडीआई इज अलाउड इन होटल्स एंड टूरिज्म। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 508, और क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सजेशन फॉर इंप्रूविंग एजुकेशन सिस्टम। इन चारों में से कौन सा एक सजेशन नहीं है, मतलब गलत दिया हुआ है एजुकेशन सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए। मतलब 3 सही हैं जो एजुकेशन सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए है, एक नहीं है। ठीक है, एक ऐसा पॉइंट है जिसे एजुकेशन सिस्टम सुधरेगा नहीं, उल्टा बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन है एजुकेशन शुड बी मेड जॉब ओरिएंटेड, दूसरा कह रहे हैं वोकेशनल एजुकेशन शुड बी डिस्करेज्ड। वोकेशनल का मतलब होता है स्किलफुल, जहां पे आपको स्किल मिले। ठीक है, कुछ भी काम करने में आपको स्किल वाला एजुकेशन। ठीक है, तीसरा कह रहे हैं द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन शुड बी रेज्ड, और चौथा कह रहे हैं एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन शुड बी केयरफुली प्लान्ड सिंस इट इज कॉस्टली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। इन्होंने बोला है कि वोकेशनल एजुकेशन शुड बी डिस्करेज। वोकेशनल का मतलब एक ऐसा एजुकेशन जिसमें आपको स्किल प्राप्त हो रहा है, आप कोई चीज सीख रहे हो और उस स्किल के बेसिस पे आप यू कैन अर्न एनीथिंग। तो ये सजेशन में नहीं है। आपको मालूम होगा कि स्कूल में आजकल तो फॉरेन लैंग्वेजेस भी सिखा रहे हैं, कंप्यूटर तो बहुत पहले से सिखा रहे हैं। कोई इंसान कंप्यूटर सीखने के बाद कंप्यूटर पे काम करके पैसे अर्न कर सकता है, फॉरेन लैंग्वेज सीख करके पैसे अर्न कर सकता है, मतलब दूसरों को फॉरेन लैंग्वेज सिखा करके। तो दीज आर वोकेशनल एजुकेशन। तो स्कूल में, कॉलेजेस में वोकेशनल एजुकेशन को डिस्करेज नहीं किया जाता। हमारे एजुकेशन सिस्टम में इसको डिस्करेज नहीं किया जाता, उल्टा इंकरेज किया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा सजेशन नहीं है एजुकेशन सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 509, क्वेश्चन है हमारा NIXI स्टैंड्स फॉर। हमें फुल फॉर्म बताना है NIXI का। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, दूसरा ऑप्शन है न्यू इंफॉर्मेशन एक्सचेंज ऑफ इंडिया, तीसरा ऑप्शन है नेशनल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज ऑफ इंडिया, और चौथा है न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन का सही आंसर है NIXI स्टैंड्स फॉर नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 510, और क्वेश्चन है हमारा NHPC स्टैंड्स फॉर। हमें फुल फॉर्म बताना है NHPC का। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन न्यूक्लियर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, अच्छा। दूसरा है नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन, तीसरा है नेशनल हाइड्रो पब्लिक कॉर्पोरेशन, और चौथा है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, NHPC स्टैंड्स फॉर नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 511, और क्वेश्चन है हमारा नॉन कमर्शियल ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर। इनमें से कौन सा नॉन कमर्शियल ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, मतलब एनर्जी का सोर्स है, नॉन कमर्शियल और ट्रेडिशनल सोर्स। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा फायरवुड, दूसरा ऑप्शन है डंग केक्स मतलब काउ डंग केक्स, ठीक है। तीसरा है एग्रीकल्चरल वेस्ट, और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों के तीनों नॉन कमर्शियल ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, ठीक है, इंडिया के अंदर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 512, क्वेश्चन है हमारा प्लांट लोड फैक्टर मेजर्स
जो प्लांट लोड फैक्टर है वो क्या मेजर करता है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ हाइडल प्लांट, दूसरा ऑप्शन है हमारा ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ एटॉमिक प्लांट, तीसरा ऑप्शन है हमारा ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ थर्मल प्लांट, और चौथा ऑप्शन है हमारा ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ टाइडल प्लांट। तो प्लांट लोड फैक्टर मेजर्स ऑप्शन सी, दैट इज ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ थर्मल प्लांट्स। ठीक है, प्लांट लोड फैक्टर क्या मेजर करता है? ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ थर्मल प्लांट्स। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 513, और क्वेश्चन है हमारा इन द थियरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इन द फर्स्ट स्टेज। इन द थियरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इन द फर्स्ट स्टेज हमें बताना है क्या होता है फर्स्ट स्टेज में डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है बर्थ रेट फॉल्स एंड डेथ रेट फॉल्स, बर्थ रेट भी फॉल कर रहा है और डेथ रेट भी फॉल कर रहा है। दूसरा ऑप्शन है बर्थ रेट फॉल्स एंड डेथ रेट राइसेस, तीसरा है बर्थ रेट इज हाई एंड डेथ रेट इज हाई, और चौथा है बर्थ रेट राइजेस एंड डेथ रेट फॉल्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, बर्थ रेट इज हाई एंड डेथ रेट इज हाई। ठीक है, इन द थियरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इन द फर्स्ट स्टेज बर्थ रेट इज हाई एंड डेथ रेट इज हाई, दोनों हाई है, बर्थ रेट भी ज्यादा है और डेथ रेट भी ज्यादा है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 514, और क्वेश्चन है हमारा इंडिया accommodates -% of world's population as on April 2020। इंडिया दुनिया का कितना परसेंट पॉपुलेशन अपने देश में एकोमोडेट करता है, मतलब दुनिया की पॉपुलेशन के कितने परसेंट लोग इंडिया में रहते हैं। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन 20, तीसरा ऑप्शन 17% और चौथा ऑप्शन 18%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंडिया एकोमोडेट्स 17% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन एज ऑन अप्रैल 2020। अभी की जनसंख्या के हिसाब से एज ऑन अप्रैल 2020 इंडिया एकोमोडेट्स 17% ऑफ वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन। अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 515, और क्वेश्चन है हमारा एट शटडाउन पॉइंट। शटडाउन पॉइंट पे क्या होता है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है प्राइस इज इक्वल टू एवीसी, दैट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। दूसरा है टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तीसरा है टोटल लॉस ऑफ द फर्म इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट, और चौथा कह रहे हैं ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा शटडाउन पॉइंट तीनों कंडीशन में होती है। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, शटडाउन पॉइंट एक फर्म के लिए तब भी होती है जब प्राइस इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, उस समय भी होती है जब टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट, उस समय भी होता है जब टोटल लॉस ऑफ द फर्म इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट। ठीक है, तो वो फर्म के लिए एक शटडाउन पॉइंट होता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 516, और क्वेश्चन है हमारा द डिफरेंस कर्व अप्रोच डज नॉट अज्यूम। जो डिफरेंस कर्व अप्रोच है ना, वो क्या उसका अजम्पशन नहीं है। इन चारों में से उस जो डिफरेंस कर्व अप्रोच है उसका अजम्पशन नहीं है। पहला ऑप्शन है हमारा रैशनैलिटी ऑन द पार्ट ऑफ कंज्यूमर्स, दूसरा ऑप्शन है हमारा ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ सैटिस्फैक्शन, तीसरा ऑप्शन है हमारा कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ सैटिस्फैक्शन, और चौथा ऑप्शन है हमारा कंसिस्टेंट कंजम्पशन पैटर्न बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, cardinal measurement of satisfaction. The difference curve approach does not assume the cardinal measurement of satisfaction. Option C is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 517, क्वेश्चन है हमारा which of the following agencies in India is responsible for computation of national income। इन चारों में से कौन सी ऐसी एजेंसी है भारत के अंदर जो नेशनल इनकम का कंप्यूटेशन करती है, मतलब कैलकुलेशन करती है, एक हिसाब से हिसाब किताब करती है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है, मैंने फुल फॉर्म लिख दिया है लेकिन जो ऑप्शंस थे उसमें फुल फॉर्म नहीं था, आपकी सहूलियत के लिए हमने फुल फॉर्म लिखा है। पहला ऑप्शन है हमारा NCAER, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। दूसरा ऑप्शन है CSO, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा ऑप्शन है NSS, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल सर्विस स्कीम, और चौथा ऑप्शन है RBI, जिसका फुल फॉर्म आपको मालूम है, इट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन का सही आंसर है
क्वेश्चन था हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज इन इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपटीशन ऑफ नेशनल इनकम। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, CSO, दैट इज सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन इज एन एजेंसी इन इंडिया विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपटीशन ऑफ नेशनल इनकम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 518 है और क्वेश्चन है हमारा, सपोज द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कॉमोडिटी एक्स इज ₹1,25,000। मान लीजिए, सपोज कीजिए कि एक कॉमोडिटी एक्स है जिसका टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 1,25,000, ठीक है। आउट ऑफ दिस इम्प्लिसिट कॉस्ट इज ₹35,000। टोटल 1,25,000 में इम्प्लिसिट कॉस्ट आपका 35,000 है और नॉर्मल प्रॉफिट आपका 25,000 है। What will be the explicit cost of the commodity X? ठीक है, we have 4 options। पहला ऑप्शन है 90,000, दूसरा ऑप्शन है 60,000, तीसरा ऑप्शन है 65,000 और चौथा ऑप्शन है 1 लाख। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमारा जो टोटल कॉस्ट था वो 1,25,000 था। अगर हमें एक्सप्लिसिट कॉस्ट निकालना है तो इसमें हमें इम्प्लिसिट कॉस्ट माइनस करना पड़ेगा और साथ ही साथ हमें उसमें नॉर्मल प्रॉफिट को भी माइनस करना पड़ेगा। तो 1,25,000 में जब हम 25,000 माइनस करेंगे तो बच गया 1 लाख, और 1 लाख में हम जब 35 माइनस करेंगे तो बच गया 65,000। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 65,000। ठीक है, तो 65,000 विल बी द एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऑफ द कमोडिटी एक्स इन द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 519। क्वेश्चन है हमारा, ओवर द प्लानिंग पीरियड द रिलेटिव शेयर ऑफ एरिया अंडर फूड ग्रेन इन ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया इन इंडिया हैज। जो भी प्लानिंग पीरियड है ना, ओवर द प्लानिंग पीरियड, वो जो 5 ईयर प्लान्स बनते थे, ये प्लानिंग पीरियड होते थे। जो रिलेटिव शेयर है एरिया अंडर फूड ग्रेन्स इन ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया इन इंडिया हैज, जो भी हमारे देश में जितना भी अन्न उपज होता है, जितना भी हम मतलब फार्मिंग करते हैं, उसमें फूड ग्रेन्स का जो शेयर है, ठीक है, वो उसका क्या हुआ है, वो बढ़ा है, घटा है, सेम है, क्या हुआ है। ठीक है, ये सवाल पूछा गया है। आई होप कि आपको क्वेश्चन मैं समझाने में सफल रहा हूंगा। ठीक है, तो ऑप्शन है डिक्रीज्ड, ऑप्शन बी इज इंक्रीज्ड, ऑप्शन सी इज रिमेन्स द सेम और ऑप्शन डी इज इंक्रीज्ड इनिशियली एंड देन डिक्रीज्ड। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, डिक्रीज्ड। ये जो प्लानिंग पीरियड इंडिया के अंदर रहा है, शुरुआत हुई थी 1951 से, और पूरा का पूरा जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो पूरा का पूरा एग्रीकल्चर के ऊपर था, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग हमारे देश में 3 करोड़ लोगों की भूख, मतलब क्योंकि अन्न नहीं था तो इस वजह से भूखमरी से 3 करोड़ लोगों की जान चली गई थी। स्टारवेशन की वजह से 3 करोड़ लोग मर गए थे। ठीक है, तो उस टाइम जो हमारा पहला 5 ईयर प्लान बनाया गया था, उसमें पूरा का पूरा फोकस किया गया था कि हमारा देश दूसरे देश के ऊपर एग्रीकल्चर मतलब फूड क्रॉप्स के लिए डिपेंडेंट ना रहे, अपने देश पे ही सेल्फ डिपेंडेंट बने एग्रीकल्चर पे। ठीक है, तो शुरुआत वहां से हुई थी और ये जो प्लानिंग पीरियड चला और फिलहाल चल रहा है, इसमें क्या हुआ है कि जो भी हमारा शेयर है ना, जो फूड ग्रेन्स का शेयर है, वो कंपैरेटिवली डिक्रीज हुआ है। मतलब ऐसा नहीं है कि फार्मिंग डिक्रीज हुई है, फार्मिंग उतनी है या बढ़ी भी होगी, लेकिन जो फूड ग्रेन्स का जो शेयर है ना, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि फूड ग्रेन्स में ना किसानों को कंपैरेटिव उतना पैसा नहीं मिलता, इसी वजह से किसान सुसाइड कर लेते हैं। आपने देखा होगा किसान जो सुसाइड करते हैं वो मेनली फूड ग्रेन्स वाले ही जो किसान होते हैं वो सुसाइड करते हैं। उनको उनकी उपज का पैसा नहीं मिल पाता, जिस वजह से वो बेचारे सुसाइड करते हैं। और जो फार्मिंग है उसका एक दूसरा पार्ट भी है जिसे कहते हैं कैश क्रॉप्स। वो किसान मोस्टली सुसाइड नहीं करते क्योंकि उनका जो कैश क्रॉप्स है ना, उसको बहुत ज्यादा पैसा प्रोवाइड होता है कंपेरेटिवली एज वी कंपेयर इट टू फूड क्रॉप्स। ठीक है, तो जो अनाज उगाने वाले जो किसान होते हैं वो बेचारे सुसाइड कर लेते हैं। तो ये आपने देखा कि ये क्या हो रहा है कि ये एरिया धीरे धीरे डिक्रीज हुआ है और आगे भी हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 520 और क्वेश्चन है हमारा, द LAC कर्व दैट इज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है ना, उसके बारे में बोला गया है कि इन चारों में से कहां वो फिट बैठता है, जरा आप बताइएगा। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है द LAC curve falls when the long run marginal cost curve falls। ठीक है, LAC curve फॉल करेगा जब लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व फॉल करेगा। दूसरा ऑप्शन है द LAC curve rises when the long run marginal cost curve rises। तीसरा ऑप्शन है द LAC curve goes through the lowest point of the long run marginal cost curve। और चौथा ऑप्शन है द LAC curve falls when long run marginal cost
curve is greater than long run average cost curve and rises when the long run marginal cost curve is greater than long run average cost curve. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वही जो बोल नहीं पा रहे थे, ऑप्शन डी, द LAC कर्व फॉल्स व्हेन LMC इज ग्रेटर देन LAC. जब LMC LAC से बड़ा हो जाएगा ना, ग्रेटर हो जाएगा, तो LAC कर्व फॉल करने लगेगा और राइज करेगा जब LMC ग्रेटर हो जाएगा LAC से. ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. अगर क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो रही है तो आप एक बार इसे पॉज करके, वीडियो को पॉज करके आप एक बार इसे पढ़ लीजिएगा. ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा. दिक्कत होने से कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं जरूर से एक्सप्लेन करूंगा इसको. ठीक है.